देखो माची। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्ते। और आज का जो दिन है वो है अक्षय तृतीया, यानी कि 22 अप्रैल है आज, और आज दिन है शनिवार। तो आज का दिन बहुत 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 स्पेशल है, बहुत खास दिन होता है आज का अक्षय तृतीया का। तो आज के दिन मैंने अक्षय तृतीया कैसे सेलिब्रेट किया वो मैंने आपको कल बोला था ना कि मुझे अपना सारा मंदिर वगैरह रीऑर्गेनाइज करना है, तो मैंने किया है। बट मैंने उसका कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और क्योंकि मुझे करना ही था हर हाल में, तो इसलिए मैंने सोचा कि काम ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तो इसलिए मैंने मंदिर अपना रीऑर्गेनाइज कर लिया, मंदिर को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। और उसके अलावा आज जो है मैंने भगवान जी का पूरा भोग जो है वो बनाया, पूरा खाना उनके लिए बनाया। अच्छा, मेरा एक ये पहले नहीं था, लेकिन अब ये एक रूल जैसा मैंने बना लिया है अपने लिए। जैसे जो लोग करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है कि जो लोग इतनी सेवा भगवान की करते हैं कि रोज़ भगवान को खाना आप तीनों चारों टाइम बना के खिलाइए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, जैसे मैं रोज़ तो नहीं कर पाती क्योंकि रोज़ हम लोग खाने में प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, सैटरडे संडे थर्सडे 3 दिन नहीं खाते हैं। तो इसलिए या तो फिर आप अलग से बनाइए, इतने इतने एफर्ट्स आप करिए, या तो आप भगवान जी के लिए कुछ अलग से बनाइए और अपने लिए अलग से बनाइए। तो इतना इतना टाइम अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो कोई स्पेशल ओकेजन जब भी है घर पे, चाहे वो कोई फेस्टिवल्स हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, या ऐसे कोई भी पूजा हो, कुछ भी हो, तो भगवान जी को मतलब या तो आप दो दो चीज़ें बना लीजिए। और अगर आप मतलब उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उस दिन बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनाइए और भगवान जी को बढ़िया बढ़िया खाना जो है वो बना करके खिलाइए। तो आज मैंने बनाया था भगवान जी के लिए पूरा भोग, जिसकी जो क्लिप है मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर की हुई है। तो भगवान जी का वैसे भी जो भगवान जी की पूजा होती है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा होती है। तो विष्णु जी को तो वैसे भी खीर और पूड़ी का भोग जो होता है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तुलसी डाल करके, बिना तुलसी के उनका जो भोग होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है। तो तुलसी जी डाल दीजिए और उसमें खीर और पूड़ी, और उसके अलावा आपको जो भी खिलाना है, सब्जी भी खिलाइए, हलवा भी खिलाइए, जो भी आपका मन है आप वो खिलाइए। तो मैंने भी ऐसा बनाया था खाना सारा, और मैंने उनको भोग लगा दिया भगवान जी को। तो आज के दिन के बारे में बात करेंगे। आज का जो दिन है बहुत सारे लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आज का दिन जो होता है वो बहुत शुभ होता है, कोई नया काम शुरू करने के लिए, नई चीज़ें खरीदने के लिए। इसके दिन जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है, आपको जो भी खरीदना है आप खरीदिए। आज का दिन बहुत अच्छा होता है, ज़रूर खरीदना चाहिए सबको। जो जैसे आप खरीदना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आप गोल्ड ही खरीदें, जरूरी नहीं है आप सिल्वर खरीदें। आप कुछ नहीं समझ में आता, आप भगवान जी के मंदिर के लिए कुछ भी चीज़ें, जैसे पूजा के बहुत सारे बर्तन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो वो ले लीजिए। मैं तो यही करती हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सबसे अच्छा है भगवान जी के लिए उनके बर्तन, कभी ग्लास हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती है, छोटी छोटी कटोरियाँ होती है, उनका भोग लगाने के लिए थाली होती है, पूरा थाल होता है उनके लिए, तो वो खरीद लीजिए अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आज का जो दिन होता है, आज के दिन को गंगा अवतरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आज के दिन गंगा जी धरती पर आई थी, सबसे अच्छी चीज़। परशुराम जयंती, आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उसके अलावा महाभारत का जो युद्ध कहते हैं आज के दिन उसका समापन हुआ था, आज के दिन वो युद्ध खत्म हुआ था। तो और दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि आज के दिन से 4 धाम यात्रा जो होती है वो लगभग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इस बार जो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 22 अप्रैल यानी कि आज से खुल जाएंगे सभी के लिए। मतलब लोग अब उसमें हम लोग सब, जैसे जिनको 4 धाम यात्रा करनी है वो सब लोग वहाँ जाके माता रानी के, गंगा माँ के और यमुना माँ के दर्शन कर पाएंगे आज से। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद से 25 अप्रैल से केदारनाथ जी के और 27 अप्रैल से बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। तो जो भी लोग, मैंने जैसा कहा था, जाने का प्लान कर रहे हैं, जरूर 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 जाइए। और जो लोग जा चुके हैं वो तो जानते ही होंगे कि कितनी मन को शांति मिलती है जब आप ऐसी किसी यात्रा पर जाते हैं, और कितना अच्छा लगता है। तो मैं भी जा चुकी हूँ 4 धाम यात्रा पे। मतलब ये भी एक, जैसे कहते हैं ना, सौभाग्य की बात होती है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना बहुत भाग्य की बात होती है। ये तभी होता है जब भगवान आपको बुलाते हैं। अपनी मर्जी से आप कभी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी आप जितना भी मन में सोच लीजिए, लेकिन आप तभी जा पाएंगे जब उनकी इच्छा होगी आपको बुलाने की।
तो मैं तो 2 बार गई हूँ और बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और आप सब कुछ जितने दिन आप रहेंगे ना, मतलब ये मेरी गारंटी है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। इधर जो भी आपका घर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं जीवन में आपके चल रही हैं, जो कुछ भी है, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ और आप जब कहीं जाइए भी ना, कभी भी किसी भी, तो आप बस वहीं को फील करिए। आपको वहाँ के मतलब जैसे होती नहीं है, हवा में अगर आप फील करेंगे ना, किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जाइए, ऐसा नहीं है कि आप 4 धाम यात्रा पे कहीं भी जाइए तो आपको वहाँ पे हवाओं में जो होता है ना, अगर आप मन से महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे हैं, किसी मतलब कुछ अलग जगह पर हैं। तो जब भी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएं, स्पेशली जैसे मैं गई थी 4 धाम यात्रा पे, तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं वहाँ के। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ता है जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं। और स्पेशली जब इधर आप उत्तराखंड की साइड जाते हैं ना 4 धाम यात्रा पे, तो वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो पहाड़ पे होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ थोड़ी दिक्कत से पहुँचती है और हर सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। और दूसरी चीज़, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 6 महीने के लिए यात्रा होती है सिर्फ, तो सब हर कोई वहाँ जाना चाहता है यात्रा में, तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि अगर कोई लोग जाना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या लेके जाएं, क्या क्या करें, है ना, और कैसे आपकी यात्रा जो है, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी ट्रैवल व्लॉग्स बहुत सारे होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं और देखिए भी ज़रूर, क्योंकि जब हम लोग गए, हम लोग भी देख कर ही गए थे और जाना भी चाहिए देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको किसी से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं होंगे, आप चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। क्योंकि आप ना वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहिए। अगर आप ऐसी जगह पर कहीं जा रहे हैं तो फिर आप मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप यात्रा पर जाए ना, केदारनाथ यात्रा पर ऐसे कोई अगर जा रहे हैं तो स्पेशली छोटे बच्चों को अवॉइड करिए ले जाना। ठीक है, पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों को ना ही ले जाएं अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वहाँ पे एक लंबा ट्रैक है, अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं और अगर आप कोई हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो फिर आप पहले से प्री बुकिंग करा करके यहाँ से जाइए, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर इतनी भीड़, इतना क्राउड होता है कि वहाँ पर कुछ भी मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने अपने सामने कितने सारे लोगों को वहाँ से वापस जाते हुए देखा है, मतलब डिसअपॉइंटेड होके कि वो इतनी देर लाइन में नहीं लग सकते थे, उनको उनको हेलीकॉप्टर के वहाँ पे टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो बेचारे मतलब उनके पेरेंट्स साथ में थे, सीनियर सिटीजन्स, तो उसकी वजह से वो मतलब वापस जाने का उनका हो गया कि भाई अब क्या ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई। तो बच्चे और सीनियर सिटीजन्स अगर जा रहे हैं तो मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए तो वहाँ पे वो जो पालकी वाली व्यवस्था होती है ना वो है, बच्चों के लिए पिट्ठू वाली व्यवस्था भी होती है वहाँ पर, लेकिन बच्चे बैठते नहीं है उसमें, ये मैं आपको बताऊँ, बहुत कम बच्चे बैठते हैं उसमें। छोटे बच्चे जो होते हैं ना जैसे 3-4 ईयर्स के, वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहते हैं और पेरेंट्स जो है वो उस स्पीड से उनके साथ चल नहीं सकते हैं। तो या तो फिर आप वो जो पोनी वगैरह होते हैं ना वहाँ पे, खच्चर वगैरह, वो आप हायर कर लीजिए। तो अगर आप वो हायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेट डिसाइड हुए हैं वो आप पहले से पता करके जाइए, क्योंकि वो हर साल बदलते रहते हैं और वो आप पहले से पता कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर तो 700 का 1400 होता है और 1400 का 2800, आप ये समझ लीजिए। आपको एक हम लोग जब गए थे तो हम लोगों ने एक पानी की बोतल की 20 रुपीज़ की बोतल के लिए 60 रुपीज़ भी वहाँ पर पे किए हैं जाकर, है ना। तो मतलब ऐसी जगह पर ना ये बहुत होता है, क्योंकि जब सबको पता होता है कि आदमी जब इतनी दूर से आया है तो वो खाएगा भी और पिएगा भी, तो उन चीज़ों का वहाँ पे फ़ायदा भी बहुत लोग उठाते हैं। वो ठीक है कि वो पहाड़ पर होते हैं, वहाँ पर चीज़ें ईजिली नहीं पहुँचती हैं, वो सिर्फ 6 महीने के लिए उनका बिजनेस होता है। लेकिन फिर भी जो लोग नीचे से जा रहे हैं, अगर हम लोग जैसे दर्शन करने जा रहे हैं तो हम लोग भी कोई ऐसा थोड़ी है कि सब ऐसा सब लेके जा रहे हैं कि सब कुछ वहीं पे आप लुटा दीजिए जाके, ऐसा नहीं होता है ना, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। 10-15 रुपए की चीज़ के लिए आप 20 रुपए ले लीजिए, 25 रुपए ले लीजिए, 30 रुपए ले लीजिए, पर 15 रुपए की चीज़ के लिए आप 60 रुपए 70 रुपए नहीं ले सकते ना। लेकिन वहाँ ऐसा होता है। तो पहली चीज़ तो जैसे खाने के जैसे बच्चे, पहली बात तो ये है कि बच्चों को ले जाना तो अवॉइड ही करिए। अगर ले भी जा रहे हैं तो फिर मतलब ये है कि आप ट्रैक का छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग तो बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना ऊपर तो बहुत वहाँ कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब ऐसे नहीं है कि आप थोड़े मोड़े कपड़े लेके ठंड के चले जाएं, नहीं, अच्छे खासे कपड़े लेकर, ठंड वाले जैकेट्स वगैरह मोटी मोटी लेकर के जाइए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर तो माइनस में टेम्परेचर भी पहुँच जाता है एक समय पे।
तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ मतलब बच्चों को अगर ले जा रहे हैं तो जैसे मैंने बोला आप फिर ट्रैकिंग का छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है और थोड़ा ही ऊपर आप चढ़ेंगे ना तो फिर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस का प्रॉब्लम जो होता है वो मोस्टली लोगों को हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा सर में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है। और जिनको अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही मतलब जाना जो है वो ऐसा अवॉइड करें थोड़ा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप ऊपर जा रहे हैं, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो खाइए कम, पीजिए ज़्यादा, लिक्विड ज़्यादा लीजिए। जैसे रास्ते में जब आप जाएंगे ना तो आपको नींबू पानी वगैरह ऐसे सब मिलता रहेगा, ग्लूकोज वगैरह अपने लेके जाइए आप नीचे से, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप ज़्यादा सामान मत लेके जाइए। अगर आप खुद सामान मतलब ले रहे हैं या तो फिर आप किसी को हायर कर लीजिए अपने सामान के लिए, तो वो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप खुद लेके जाएंगे तो आप इतना लेके कैसे चढ़ेंगे, फिर बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, तो इसलिए। और दूसरी चीज़ ऊपर जब जाएंगे आना आप, जैसे जब आप ट्रैक करके, अगर आप ट्रैक करके ऊपर पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लगता है, 8 से 10 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। धीरे धीरे ट्रैक करते हैं आदमी, कोई कोई जल्दी कर लेता है, तब भी 7 से 8 घंटे तो लग ही जाते हैं ट्रैक करने में। अगर आप वैसे पालकी वगैरह से जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो और जैसा मैंने बोला हेलीकॉप्टर से अगर जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग करवा के रखिए, और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। फाटा एक जगह है वहाँ पर, पहले पड़ जाता है वो, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ऐसा अभी ऐसी कोई, हम लोग गए थे तो ऐसी उन नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, रुकने के लिए जैसे जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं स्पेशली उनके लिए कि वो सोन प्रयाग में रुकने का ना सोचें, या तो वो प्री बुकिंग करवा कर अपनी जाएं। क्योंकि अगर आप सीज़न में जा रहे हैं जैसे अभी जून, मई और जून में, तो आप सोच लीजिए कि आपको बहुत मुश्किल है जो आपको वहाँ पर रूम मिले। और अगर आपको रूम मिलेगा भी तो बहुत नॉर्मल सा रूम आपको 4 से 5 हज़ार की रेंज में हम लोगों को मिला था जब हम लोग गए थे, जिसमें मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपको एक जगह चाहिए रुकने के लिए, क्योंकि रात में तो आप बाहर रह ही नहीं सकते, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे चला जाता है वहाँ पे। तो इसलिए सोनप्रयाग अगर आप पहले से बुकिंग है आपकी तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप सोनप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर, सीतापुर से भी पहले बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रुक जाइए। वहाँ से फिर आप अपना आगे आप अपना मतलब आराम करिए, क्योंकि जब आप जाएंगे उसके बाद फिर जो आपकी यात्रा है वो सोनप्रयाग तक आपकी जो गाड़ी है वो चली जाएगी, अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो, नहीं तो फिर वहाँ तक भी नहीं जा पाती है गाड़ी, हमारी तो वहाँ तक भी नहीं जा पाई थी। फिर सोनप्रयाग के बाद वहाँ से फिर जो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर सबको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है। फिर सोनप्रयाग से गाड़ी, वहाँ से जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 15 रुपीज़ और 20 रुपीज़ ऐसे कुछ रेंट वो लेते हैं, टैरिफ होता है, फिर वो आपको गौरीकुंड पे छोड़ देंगे। गौरीकुंड से आपको ट्रैक करना पड़ेगा जो लोग ट्रैक करके जाना चाह रहे हैं। तो ट्रैकिंग जो है, और ट्रैक अगर गौरीकुंड से भी जो ट्रैकिंग होती है वो 2 बजे के बाद बंद हो जाती है। 2 बजे के बाद फिर वो ऊपर नहीं जाने देते हैं वो लोग, क्योंकि फिर रात हो जाएगी ना चढ़ते चढ़ते बीच में, इसलिए फिर आप अगर जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में पहुंच जाइए सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में भी बहुत लंबी लाइन लगती है, मैं आपको बता दूं। हम लोग जब गए थे तो हम लोगों को क्योंकि ट्रैक करके ही जाना था तो हम लोगों को करीब 3 से 4 घंटे वहां पर भी लाइन में लगना पड़ा था सोनप्रयाग में, तब जाके हम लोगों को वो गाड़ियां मिली थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गौरीकुंड गए। गौरीकुंड जाकर फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की करीब 8 बजे, तो हम लोग शाम को 6-7 बजे ऊपर केदारनाथ पहुँचे थे। और फिर ऊपर जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े होटल्स मिल जाए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे GMVN के गेस्ट हाउसेज हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के, और उसके अलावा वहाँ पे टेंट सिस्टम है। उसके अलावा मतलब बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, पहुँचने वाले बहुत, आप ये समझ लीजिए बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा आप ये सोच के ना जाएं कि आपको, अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं, जैसे आप बरसात की सीज़न में जाइए अगर, लेकिन उस समय बस वही लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर बरसात की सीज़न में जाइए या फिर सितंबर अक्टूबर में जाइए तो आपको शायद चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस सीज़न में जा रहे हैं ना मई जून में, तो फिर आपको हर चीज़ के लिए वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे भी GMVN के जो गेस्ट हाउसेज होते हैं वहाँ पर भी बेडिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि फिर ऊपर लोग इतने होते हैं और उनको सबको जगह देनी होती है वहाँ पे। तो इस वजह से, या फिर आप टेंट, जो डोरमेट्री वाला सिस्टम होता है, टेंट सिस्टम होता है ना डोरमेट्री, जहाँ पर आपको एक एक गद्दा मिल जाएगा रुकने के लिए रात में। क्योंकि कहते हैं ना केदारनाथ में जब जाएँ तो वहाँ की आरती जो होती है, संध्या आरती, जो शाम की आरती होती है वो ज़रूर देखनी चाहिए, वहाँ पर ज़रूर रुकना चाहिए केदारनाथ में, और वहाँ की आरती ज़रूर देखिए रात में रुक के।
तो जो है मतलब ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप सबसे पहली चीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए फाटा में पहले ही, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ की साइड जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है आप मतलब ये बच्चों को ले जाना अवॉइड करिए वहाँ पर, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी वहाँ पे। हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं तो आप पहले से ही चेक कर लीजिए और आप अपनी एडवांस बुकिंग करवा लीजिए वहाँ पर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं ना, उनको वहाँ पर लोग पकड़ लेते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं ना कि अरे वो सोचते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर के लिए पे करके आए हैं, 5-6 हज़ार रुपये, शायद 4500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं वहाँ पर पर्सन। तो वो सोचते हैं अरे ये तो है, तो इनको तो फिर जल्दी जल्दी जाना होगा, तो इनको वीआईपी दर्शन हो जाता है। वहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं वहाँ पे। तो क्योंकि अंदर जाके वो सब एक साथ ठूंस देते हैं जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग नॉर्मल दर्शन में जा रहे होते हैं वो भी 7-7 घंटे की लाइन लगा के वहाँ पहुँचते हैं। तो कोई वीआईपी वगैरह नहीं होता है वहाँ पे। वो बस एक दूसरे गेट से आपको अंदर कर देंगे जितना उनके पास होता है, उसके अलावा अंदर वहाँ पे सब बराबर हो जाते हैं, कोई वीआईपी नहीं और कोई नॉर्मल नहीं, सब। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि वो सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं वहाँ पे। वो मतलब होता नहीं, हर जगह आजकल जो थोड़ी लूट चल रही है ना, सारे जगह वही वाला हाल है वहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई। और वही कि खाइए कम, जब अगर ट्रैक करके जा रहे हैं तो खाना मतलब डाइट कम लीजिए, पीजिए ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है ग्लूकोज वगैरह अपना लेके चलिए तो आपका जो वाटर कंटेंट है बॉडी में वो अच्छे से बना रहेगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी आपकी, तो आपको चढ़ने में। और छोटे छोटे कहते नहीं है वहाँ पे लोग समझाते हैं, जो लोग चढ़ रहे होते हैं ट्रैक पर, छोटे छोटे कदम लीजिए, ज़्यादा जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो अगर आप जल्दी जल्दी चढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। छोटे छोटे कदम लीजिए और अपना धीरे धीरे चढ़ते चले जाइए, चढ़ जाएंगे आप, है ना। और दूसरी बात, वहाँ ऊपर रुकने के लिए अपनी व्यवस्था, सबसे पहले जाके ऊपर रुकने की व्यवस्था देखिए सबसे पहले। और कोशिश ये करिए कि आप कहीं से भी, जैसे जहाँ से भी पहुँच रहे हो, तो आप जो है रात, जैसे शाम का टाइम अगर पहुँच गए आप, तो अपना आप कोई होटल वगैरह ले लीजिए वहाँ पर। सीतापुर से भी पहले ले लीजिए तो आपको आराम से मिल जाएगा, सीतापुर से बहुत दूर नहीं है, सीतापुर से 1 किलोमीटर सोनप्रयाग है, और सोनप्रयाग से तो फिर यात्रा वो शुरू ही हो जाता है। तो उससे पहले आप होटल वगैरह ले लीजिए, आराम से वहाँ पर रुकिए। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, आराम से रुकिए और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है 3-3:30 बजे 4 बजे आप नहा करके अपने होटल से निकलिए और सीधा सोनप्रयाग, अगर आपकी गाड़ी पहुँच रही है तब तो बहुत अच्छा है। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पर पार्क कीजिए और लाइन में लग जाइए अगर आपको ट्रैकिंग के से जाना है। और वैसे भी जाना है अगर आपको पालकी वगैरह, तो आपको गौरीकुंड से ही मिलेगी, तो गाड़ी तो आपको वहाँ से, गाड़ी से के थ्रू ही आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो गौरीकुंड से आप अपना, तो सोनप्रयाग से आप अपना लाइन में जैसे ही लगेंगे तो आपको वो 15-15, 20-20 लोग करके जो गाड़ियाँ होती हैं उनके थ्रू वो आपको वहाँ गौरीकुंड पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। और हाँ, रेनकोट जो है अगर आपके पास पहले से है तो ज़रूर 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 लेके जाइए। वहाँ तो वही है ना, बहुत महंगे मिलते हैं और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। और केदारनाथ का कोई भरोसा नहीं है, ऑलमोस्ट रोज़ डेली वहाँ पर बारिश होती है दोपहर के टाइम पे, तो इसलिए मतलब अपना रेनकोट वगैरह लेकर के जाइए। और दूसरी चीज़, फिर वहाँ से आप जब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आप कोशिश ये करिए कि सुबह 8 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएं गौरीकुंड, वहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी। तो आप शाम को 4 से 5 बजे, अगर जिस हिसाब से आपकी स्पीड होगी, है ना, ये भी डिपेंड करता है, कोई तेज़ चलता है कोई धीरे चलता है और सब लोग थक जाते हैं। दूसरी बात, फिर ऑक्सीजन का लेवल डाउन कम होने लगता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है आप मतलब जैसे आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आप अपना ऐसा कोशिश करिए कि 4 से 5 बजे तक आप ऊपर पहुंच जाएं, तो फिर आप दर्शन उसी टाइम कर पाएंगे। और अगर आप ज़्यादा लेट पहुंचेंगे तो फिर आपको अगले दिन सुबह दर्शन मिलेंगे, तो सुबह के लिए भी फिर लाइन लगानी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने अगले दिन सुबह किए थे तो सुबह 5 बजे से फिर लाइन लगानी पड़ी वहाँ पे, तब भी हम लोगों को 5 बजे लाइन में लग गए थे, फिर भी हमको दर्शन करीब 8 बजे जाके दर्शन हुए थे, 3 घंटे तब भी हम लोग लाइन में लगे थे। तो ये सोच के चलिए कि आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गए तो मतलब हम ही एक स्पेशल है कि हमको ही सबसे पहले दर्शन, ऐसा नहीं है, बहुत 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 भीड़ होती है वहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप अपना रेनकोट अगर आपके पास पहले से है तो आप यहाँ से ज़रूर लेकर जाइए। ग्लूकोज वगैरह अपना छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए, ज़्यादा भार मत बढ़ाइए। अगर आप खुद अपना जो लगेज है वो थोड़ा बहुत, एक पिट्ठू बैग जो होता है वो टांग करके जा रहे हैं, तो ज़्यादा भार मत बढ़ाइए। और अगर कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए आपको लेके जाने हैं तो फिर आप किसी को हायर कर लीजिए उसके लिए, तो वो आपका बैग ऊपर पहुँचा देंगे, है ना। और फिर ऊपर अपना रहने की व्यवस्था कर लीजिए, जो भी है। अगर टेंट अगर आपको GMVN में मिल जाता है तब तो बेस्ट है, उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। ना मिले तो फिर आप डोरमेट्री सिस्टम जो होता है उसमें ले लीजिए,
है ना। और फिर खाने वाने का तो होता है, ऊपर थोड़ा महंगा होता है, बट अब खाना तो पड़ेगा ही, जब वहाँ तक जाएंगे तो खाना तो पड़ेगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग जा रहे हैं तो मतलब ये आजकल है ना, ऑनलाइन हर चीज़ का पेमेंट वाला सिस्टम हो गया है कि भाई ऑनलाइन कर दो, लेकिन आप कैश जो है ज़रूर 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 लेके जाइए, क्योंकि कई जगह छोटी छोटी शॉप होती हैं और पहाड़ों पे हर चीज़ इतनी नहीं अवेलेबल है कि हर हर जगह आपका ऑनलाइन चल जाएगा। नेटवर्क ही नहीं होते तो ऑनलाइन कहाँ से चलेगा, ये भी तो है ना कई जगह। तो इसलिए कैश जरूर लेकर जाइए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमारा कैश खत्म हो गया था जब हम गए थे, तो हमारा कैश बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब हमने यमुनोत्री की यात्रा की, गंगोत्री यात्रा की, और केदारनाथ से आते आते हमारा कैश खत्म हो गया, और वहाँ पे एटीएम्स में कैश नहीं था। आप सोचिए, तो अब एटीएम में कैश नहीं है तो आप कैश कहाँ से निकालेंगे। और कई जगह ऐसा होता है, छोटे छोटे होटल्स होते हैं, चाय पीनी है आपको, कुछ करना है, कुछ खाना है, हर जगह नहीं चलता है ऑनलाइन। तो इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक बैंक में अपना वो आधार कार्ड दिखा के वहाँ से कैश विड्रॉ किया था। तो मैं ये बता दूँ। और दूसरी बात, फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जो लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं वो फ्यूल अपना भरवाते रहिए। आप ये मत सोचिए कि हम आगे भरवा लेंगे या अभी तो है आगे भरवा लेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर जो लोग पहली बार जा रहे हैं, जो जा चुके हैं तो उनको तो पता ही होगा। जो पहाड़, क्योंकि इतने मतलब कम, जैसे जैसे प्लेन्स, हम लोगों के यहाँ प्लेन्स पर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, 2-2 4-4 5-5 किलोमीटर पे। पहाड़ों पे तो दूर दूर तक पेट्रोल पंप्स नहीं होते हैं। तो जहाँ आपको फ्यूल मिले वहाँ पर आप फ्यूल भरवाते चलिए, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग जब बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे तो हमारा फ्यूल खत्म हो गया था, और मतलब हम लोग काफ़ी पहले से फ्यूल ढूंढते चले आ रहे थे, तो पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं था। मतलब वो शायद सबको याद होगा, 2019 का ये एक्सपीरियंस है कि करीब 24 घंटे 36 घंटे का वहाँ पे जाम लगा हुआ था। और फ्यूल भी तो वहाँ पर नीचे से ही जाता है ना, हरिद्वार से या ऋषिकेश से ही तो सब ऊपर जाता है, लेकिन जब नीचे जाम लग गया तो वो फ्यूल टैंकर्स भी उसी में फंस गए थे, तो वो ऊपर पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोग 24 घंटे के लिए एक ही जगह पर, जोशीमठ का आपने सबने नाम सुना होगा, तो हम लोग जोशीमठ में फंस गए थे, और जोशीमठ पे हम 24 घंटे फंसे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 घंटे, 24 घंटे, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था, ना हम आगे जा सकते थे ना हम पीछे जा सकते थे। तो और ऐसा नहीं है, हम लोग थे करीब 400-500 गाड़ियां थी वहां पर, 1-2 नहीं। और फिर ऐसी जगह क्या होता है ना, होटल्स भी सब बुक हो जाते हैं, खाने के लिए भी चीजें 100 रुपए की चीज 200 रुपए में मिलेगी आपको, मतलब बहुत आफत आती है। तो इसलिए ना अपनी चीजें मेंटली भी प्रिपेयर होके जाइए और अपना सब तैयारी करके जाइए अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सिंपल से एक लॉजिक है कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं? आप मन की शांति के लिए जा रहे हैं। किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाना और किसी यात्रा पर जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो यात्रा अगर आप वहाँ पर जाएं और आप हर दिन बस परेशानी होते रहें तो क्या फ़ायदा। आप अपनी यात्रा में कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, आपको मन में शांति भी नहीं मिलेगी, आप बस यही परेशानी होते रहेंगे, आज ये परेशानी है कल वो परेशानी है ना। तो इसीलिए चीज़ों को पहले से अपना प्रिपेयर कर लीजिए जब भी जाएं। आप जब बहुत सारे जो आजकल तो ट्रैवल ब्लॉग्स लोग बनाते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। ये तो मैंने जो शेयर किया, ये मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी यात्रा की है, 4 धाम यात्रा 2 बार की है, तो मुझे भी मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बट और भी मतलब डिटेल में होते हैं, लोग बहुत डिटेल में भी शेयर कर देते हैं होटल्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो आप जब भी जाइए ना तो देख करके जाइए वहाँ पर। और तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्यूल, दूसरी चीज़ है आपका कैश। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अरेंज करके जाइए। खाने के लिए चीज़ें जो है ना, ड्राई नाश्ता जो होता है वो अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप ले जाइए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें फिर बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसीलिए अगर आप आपके पास कन्वेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खूब सारा ले जा सकते हैं ना, तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। हर जगह 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 आपको रुकना नहीं पड़ेगा, जगह जगह आपको खरीदना नहीं पड़ेगा हर जगह। तो ये चीज़ हो गई। और केदारनाथ के लिए तो यही मेरी एडवाइस है भाई कि जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं वो थोड़ा जाना अवॉइड करें, और सीनियर सिटीजन्स का भी खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है वहाँ से लोगों को लौटते हुए परेशान होते हुए। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, वो और दूसरी चीज़, जब आप खच्चर वगैरह जो होते हैं ना, उनको हायर करने तो ज़्यादा वेट एक तो वो रखने ही नहीं देंगे आपको, और रखिए भी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ आप खुद भी बैठ गए, अपना सामान भी रख लिया, वो रखने नहीं। क्योंकि क्या होता है वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पे फिसलन होती है, तो वो भी उनके भी पैर फिसलते हैं, गिरने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो इसीलिए
और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हम लोगों के साथ ये हुआ था, इसलिए मैं आपको बता दूं, वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है केदारनाथ में। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह तो काम करते नहीं है। ऊपर मंदिर में वाईफाई वगैरह है, फ्री है, लेकिन जो पूरा का पूरा ट्रैक है 25 किलोमीटर का, उसमें कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। जैसे आप वैष्णो देवी यात्रा पर अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर जगह जगह अगर कोई खो गया, आपसे आगे पीछे हो गए, तो वो लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं। लेकिन केदारनाथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। तो इस वजह से मतलब साथ में रहें, जो भी लोग यात्रा करने जा रहे हैं, जब 4 से 5 6 7 जो जितने भी जाने, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहिए। इतना डिस्टेंस ना हो जाए कि पता चला आप एक दूसरे को ढूंढ ही ना पाए कि कहाँ पर है ना। या फिर जगह डिसाइड कर लीजिए कि हम यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे, ऐसे करके नहीं। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ एक बंदा था हमारा, जो मतलब पीछे रह गई थी, मेरी भांजी थी। फिर उसके बाद ये कहिए भगवान की दया से वो हम लोगों ने 2-2.5 घंटे नीचे उतरते समय ये हुआ था। हम लोगों ने 2 से 2.5 घंटे नीचे वेट किया, परेशान हुए। उसने भी, जो उत्तराखंड पुलिस थी, वहाँ के लोगों से फ़ोन लेकर, उनके फ़ोन वहाँ काम कर रहे थे, फ़ोन लेकर फिर फ़ोन किया। लेकिन फ़ोन किसको करती, हमारे पास फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन था बट नेटवर्क नहीं था, सॉरी। तो इसीलिए मतलब वो पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप जो भी जा रहे हैं ना साथ में, वो लोग जो है ना साथ में रहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहिए कि एक दूसरे को दिखते रहिए। और ऐसा नहीं है कि एकदम कोई आगे चला गया कोई पीछे रह गया, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी वहाँ पर, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे से वहाँ पे दर्शन कीजिए। वीआईपी दर्शन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। वहाँ जैसा मैंने आपको बताया, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी आप वहाँ पर जाएंगे तो ये मतलब मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपने पहले लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इतना अच्छा, जो लोग गए नहीं हैं, जो जा चुके हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं गए हैं वो, उनको मन को इतनी शांति मिलेगी, उनको लगेगा कि वो कुछ अलग ही किसी दुनिया में है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको बहुत 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 अलग एक्सपीरियंस होगा। और ट्रैक की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो है ही अच्छा, लेकिन जो एक रूट होता है, पूरे रास्ते हम लोग जाते हैं, वो आप यात्रा जब करेंगे ना, गंगोत्री की अगर कोई जा रहा है तो उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक का ट्रैक एकदम ऑसम ट्रैक है। पूरे रास्ते में गंगा जी आपका साथ कहीं नहीं छोड़ेंगी। मतलब वो पूरे गौमुख से लेकर और पूरा उत्तरकाशी से तक पूरा मतलब आपके साथ रहेंगी। उत्तरकाशी जाइए, उत्तरकाशी से होते हुए जाएंगे तो उत्तरकाशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी उनके दर्शन ज़रूर कीजिए, जो भी लोग जा रहे हैं। और बाकी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य कुंड के दर्शन कीजिए। गंगोत्री जो लोग जा रहे हैं, गंगा मंदिर में गंगा जी के दर्शन कीजिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप जब जाएंगे ना, तो आपको पूरे रास्ते गंगा जी मिलेंगी, पूरे रास्ते। और आप उन्हीं गंगा जी को देखेंगे आप पूरे 4 से 5 6 घंटे, जितनी देर आप यात्रा करेंगे, लेकिन आप 1 सेकेंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। इतना अच्छा लगता है उनको देखते हो, पता नहीं अजीब ही एक शांति मिलती है उनको देख के। और रास्ते में आपको एक जगह मिलेगी हरसिल। तो जो भी लोग नेचर को देखना चाहते हैं, नेचर के करीब रहना चाहते हैं, जिनको नेचर पसंद है, वो हरसिल में एक दिन ज़रूर रुकिए। बहुत 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 अच्छी जगह है, हम लोग नहीं रुके थे। और जो हिमालयन स्ट्रीम्स होती है ना, वो सिर्फ आपको हरसिल में देखने को मिलेंगी, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। एकदम कोल्ड, एकदम इतना ठंडा पानी, और डायरेक्ट वो आ रहा है उस स्ट्रीम्स के जैसे नीचे उतरता हुआ, और बिल्कुल इतना अच्छा लगता है। और मतलब 1 सेकेंड के लिए आप उस पानी में पैर नहीं डाल सकते, हाथ नहीं डाल सकते, इतना ठंडा। और वो हिमालयन स्ट्रीम्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ आपको हरसिल में ही देखने को मिलेगा। और वाटरफॉल्स डायरेक्ट आपको गंगा जी में मिलते हुए दिखेंगे। तो ये सब मतलब देखने के लिए, तो गंगोत्री का जो ट्रैक है, मतलब ट्रैक कह रहे हैं, जो रूट है पूरा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक, वो बहुत 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 अच्छा है। तो जो गंगोत्री जाएगा ना, मेरा तो मतलब कहते नहीं मन ही नहीं भरा। एक बार में मैं गई थी, लेकिन मेरा जैसे कहते नहीं कि कुछ छूट सा गया, ऐसा लगता है कि फिर से दोबारा जाना चाहिए मुझे। हालांकि अभी मुझे कहते नहीं है, जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक जा नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कब बुलाती हैं दोबारा माता रानी। और जो भी लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ का तो ये है कि वहाँ तक गाड़ी चली जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ही मंदिर के पहले पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी रुकती है। उसके बाद वहाँ कोई ट्रैकिंग वैकिंग नहीं है बद्रीनाथ में। वहाँ माँ अलकनंदा हैं, तो उनके दर्शन कीजिए। विष्णु जी हैं वहाँ शालिग्राम रूप में, उनके दर्शन कीजिए। और जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, वो स्पेशली हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन कहते नहीं है भगवान अपने आप सब करवा देते हैं, बता देते हैं। तो जोशी मठ में नरसिंह मंदिर जो है,
उनके दर्शन ज़रूर कीजिए। कहते हैं बद्रीनाथ जी के जो दर्शन होते हैं वो नरसिंह मंदिर के दर्शन किए बिना अधूरे होते हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो नरसिंह मंदिर होते हुए भी आप निकलेंगे, मतलब उसी रास्ते पर जिस रास्ते से आप जाएंगे नरसिंह मंदिर वहीं है और बहुत बड़ा मंदिर है। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, या जगह जगह वहाँ सब साइन बोर्ड्स लगे होते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। तो नरसिंह मंदिर में आप पहले दर्शन कीजिए, फिर आपको रास्ते में एक जगह मिलेगी गोविंद घाट। तो गोविंद घाट पे अगर ये हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है जो गोविंद घाट से शुरू होती है, जो सिखों का तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, और उसके बाद फिर आपको एक जगह मिलेगी हनुमान चट्टी, करीब बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पहले वो हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ दर्शन जरूर कीजिए, उनके बिना भी यात्रा आपकी अधूरी है। तो वहाँ पर आपको गाड़ियाँ रुकी हुई पहले से ही दिखेंगी, पर आप जरूर 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 रुकिए वहाँ पर, हनुमान चट्टी के दर्शन कीजिए। उसके बाद फिर आप मंदिर जाइए, मंदिर में आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। और हाँ, ये बात एक चीज़ है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले या बाद में जब भी नीचे आदि केदारेश्वर जी का मंदिर है, यानी कि शंकर जी का मंदिर है, मंदिर के जस्ट नीचे आप 2-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे तो नीचे मंदिर है, किसी से भी पूछ लीजिए, उनके दर्शन आप ज़रूर 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 कीजिए। उनके दर्शन के बिना भी यात्रा अधूरी है। हम लोग जब पहली बार गए थे हम लोगों ने नहीं किए थे क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था। सेकेंड टाइम जब हम लोग गए तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए थे। वहाँ पर आपको जो विष्णु जी का जो बाल स्वरूप था ना, जिस रूप में वो वहाँ पर प्रकट हुए थे, क्योंकि वो जो बद्रीनाथ की जो जगह जो है बद्रिकाश्रम जो जगह कहलाती है वो पहले शंकर जी का स्थान था। शंकर जी से विष्णु जी ने उसको लिया था, उसकी भी एक कहानी है, कभी शेयर करेंगे आपके साथ। तो वहाँ पर जो बाल स्वरूप में जब उन्होंने दर्शन किया था पार्वती जी को, तो उनके छोटे छोटे पैरों के निशान अभी भी वहाँ पर शिवलिंग के पास में है। तो जो लोग भी जाएंगे वो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के निशान विष्णु जी के बने हुए हैं शिवलिंग के पास में। तो उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, उसके बिना यात्रा अधूरी होती है वहाँ पे। और बाकी भीड़ तो देखो आपको सब जगह मिलेगी, लाइन वाइन आपको हर जगह लगानी पड़ेगी, है ना। तो वो तो उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। जब इतने दूर दर्शन करने जा रहे हैं तो 2-4 घंटे लाइन में लगने में क्या प्रॉब्लम है ना। और फिर वहाँ माणा के बारे में तो सभी को पता ही होगा, तो वहाँ पे आप जाइए, माणा गांव के दर्शन भी कीजिए। वहाँ पर सरस्वती जी हैं, उनका ओरिजिन है, वहाँ से वो निकलती हैं वो, और वहीं पे वो मिल जाती हैं अलकनंदा में। और गणेश गुफा है वहाँ पर, व्यास गुफा है वहाँ पर, बहुत कुछ है देखने के लिए वहाँ पर। तो आप लोग माणा विलेज जाइए, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए। और माँ यमुनोत्री के दर्शन करने हैं तो आप फिर यमुनोत्री से स्टार्ट कीजिए। जिनको 4 धाम यात्रा करनी है, और कालिंदी पर्वत पे है उनका मंदिर, बिल्कुल ग्लेशियर पे मंदिर है उनका। और हमें सबसे अच्छे दर्शन जो हुए थे 4 धाम यात्रा में वो यमुनोत्री माँ के ही हुए थे। उसमें भी 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और नीचे से 5 किलोमीटर आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मंदिर आता है वहाँ पे। और ऐसा कुछ बहुत टफ ट्रैक नहीं है वो, आप आराम से उसको ट्रैक कर सकते हैं जो भी लोग जाना चाह रहे हैं। और वहाँ भी वो व्यवस्था है सारी, वो अगर आप चाहें तो खच्चर वच्चर जो होते हैं ना वो आप ले सकते हैं। तो ऊपर से वहाँ पे कालिंदी पर्वत पे है उनका मंदिर यमुना जी का, तो आप वहाँ उनके भी दर्शन कीजिए। तो अगर आप अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है। इधर से करेंगे, यमुनोत्री से करेंगे तो यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों एक साइड करते हुए फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ होते हुए। और अगर आप उस तरफ से कर रहे हैं बद्रीनाथ से, तो फिर आप बद्रीनाथ से स्टार्ट कर लीजिए, बद्रीनाथ से केदारनाथ। हाँ, और बद्रीनाथ से केदारनाथ के ट्रैक के बीच में जो एक बहुत 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 अच्छी जगह आती है वो है चोपता। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं चोपता को। वहाँ पे तुंगनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग होती है। और तुंगनाथ जी और चंद्रशिला पीक जो लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत 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 अच्छा ट्रैक है वो भी। और क्योंकि 5 केदार है ना, तो उसमें से एक केदार तुंगनाथ जी भी हैं, तो वो चोपता में आपको मिलेगा, वो मंदिर तुंगनाथ जी का वो आपको चोपता में मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि बाकी मैंने आपको सारी जितनी डिटेल मेरे पास थी, जितनी मुझे याद है, क्योंकि मैंने भी करीब 3-4 साल पहले यात्रा की थी, लेकिन जो परेशानियां मैंने फेस की हैं, एक तो कैश वाली, दूसरी फ्यूल वाली, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि फिर आप इसी में लगे रहेंगे, आप यात्रा वात्रा तो एक तरफ हो जाती है, फिर आप परेशानी होते रहेंगे, है ना। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं, जिनको नेचुरल चीज़ें पसंद हैं, वो उधर अगर आप बद्रीनाथ साइड जा रहे हैं तो आप फिर वैली ऑफ फ्लावर भी घूम के आइए। लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के जाने लायक जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे तो वहाँ परेशान हो जाएंगे, क्योंकि टफ ट्रैक है उसका, दूसरा मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है वहाँ पर। तो इसलिए
आप जब गोविंद घाट पहुंचेंगे ना, तो आप चाहे बद्रीनाथ से लौट के कर लीजिए, चाहे जाने से पहले कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो जैसे ही आप गोविंद घाट पहुंचेंगे तो गोविंद घाट से आपको छोटी सी एक विलेज पड़ता है घंघरिया। गोविंद घाट पे आपको गुरुद्वारा मिलेगा, उसके बाद आपको घंघरिया तक जाना पड़ेगा। घंघरिया तक हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ भी हैं, अगर आप जाना चाहें तो। नहीं जाना चाहें तो आप पैदल जा सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। और घंघरिया जो जगह है वहाँ से फिर 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 रास्ते हैं। एक ट्रैक जो जाएगा वो आपका हेमकुंड साहिब के लिए जाएगा, और दूसरा ट्रैक जो है आपका वो वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाता है, यानी कि फूलों की घाटी के लिए जाता है। तो जो भी लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं, और ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम है, 18 किलोमीटर 16 टू 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो है। तो जो लोग हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं वो उधर चले जाते हैं, और जो वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं वो उधर चले जाते हैं। और अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर घूमना है तो फिर आप सितंबर अक्टूबर के सीजन में जाइए, फुल ब्लूमिंग सीजन, मतलब चारों तरफ आपको हजारों वैरायटी के फ्लावर्स, जैसे कहते हैं ना वैली ऑफ फ्लावर, नाम से ही आप समझ गए होंगे, नेचुरल वाटरफॉल्स। और मतलब कब मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब क्लाउड्स आ जाएं, कब चले जाएं, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है, नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, आपने कभी भी नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। और वैली ऑफ फ्लावर तो जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल है। तो जो भी लोग मतलब जाना चाहते हैं, जिनको नेचर से बहुत 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 लगाव है, उनको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर जाकर के। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। वहाँ पे जाइए, देखिए, मौसम देखिए वहाँ का, और फूलों की वैरायटी देखिए, वहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है वहाँ पर फूलों की, है ना। तो दोनों का ट्रैक सेम है। हेमकुंड साहिब का ट्रैक भी उधर 18 किलोमीटर का है, और वैली ऑफ फ्लावर का भी, लेकिन वो बच्चों के साथ जाने लायक नहीं है। वो आप अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे जा सकते हैं वहाँ पर। तो आपको जो है, क्योंकि बच्चों के साथ फिर प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके की जगह जाने में। तो ये मैंने आपको बता दिया। गोविंद घाट जो लोग जाना चाहते हैं वो गोविंद घाट से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हर जगह एक तो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, पर मैंने आपको इतना मतलब मुझे लगा कि बता देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दे दी। बाकी की देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिख कर रखी थी। और बाकी होटल्स वगैरह तो आपको जब सीज़न में अगर आप जाएंगे मई जून में, तो हर जगह फिर महंगे ही मिलते हैं, कहीं ऑप्शन नहीं होता है, और रुकने के लिए फिर रुकना ही पड़ेगा, तो करेंगे क्या। तो हम लोगों को तो मतलब ऐसा लगता था कि आप अगर नीचे हम लोग प्लेन्स पे यहाँ पर लेना, तो 3500 4500 में हम लोग को बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा, बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी मतलब वो नहीं होती, मिलती नहीं है, क्यों, लेकिन मजबूरी होती है, क्योंकि आदमी को रुकना ही होता है। क्योंकि रात में तो केदारनाथ का टेम्परेचर, जब हमने सुबह दर्शन किए थे मॉर्निंग में -1 था, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर रुकें, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, तो आपको फिर रुकना ही पड़ेगा। तो जिस भी रेट में मिलेगा, जितने भी पैसे देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे आपको, है ना। और बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिए। गंगोत्री पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन हमेशा करवा के रखिए। ऐसी जगह पर जाएंगे ना, तो ये मत सोचिए कि अरे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि हम लोगों को कहीं दिखाना नहीं पड़ा था, वो जो रजिस्ट्रेशन के कार्ड्स थे वो कहीं भी नहीं देखे गए, लेकिन वो इसलिए होते हैं कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, ये पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर थे उस समय, तो इसलिए उस डेट में आप वहाँ पर थे, है ना। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर करवा के जाइए, और बाकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप जब वहीं जा रहे हैं, कहीं भी जाइए तो आप पहले से इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। और बाकी आप इधर गढ़वाल रीजन में जा रहे हैं, तो अगर आप कुमाऊं रीजन में भी कहीं जाएं, जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, या रानीखेत है, या जागेश्वर धाम है, या इधर इस साइड भी आप कहीं भी जा रहे हैं, काठगोदाम घूमने जा रहे हैं आप, या कहीं भी, तो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ और जितना मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर किसी, तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, तो मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर इस रीज़न की चाहिए आपको, या फिर हिमाचल में आप वहाँ जा रहे हैं, शक्तिपीठ हैं, 5 शक्तिपीठ हैं हिमाचल में, है ना, तो अगर वहाँ कोई जा रहा है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो जो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे लगा कि क्योंकि यात्रा स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे लोग जाते हैं, और पता है मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को वहाँ परेशान होते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रैवल ब्लॉग्स जो शेयर करते हैं, ब्लॉगर जो शेयर करते हैं, और अपना एक अपना अनुभव शेयर करना, दोनों में फ़र्क होता है। मैंने क्या क्या परेशानियां फेस की हैं वहाँ पर जाकर, मतलब हम 24 घंटे, आप समझ रहे हैं, 24 घंटे हम जोशीमठ में एक ही जगह पेट्रोल पंप पे फंसे रहे। हमें वहाँ से ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि हमारे उसमें फ्यूल ही नहीं था, गाड़ी में फ्यूल नहीं था। तो ये चीज़ें तो हम जब टैंकर आया 24 घंटे के बाद वो पहुँचा, तब हम लोगों ने फ्यूल भरवाया, फिर हम लोग गए। तो
खैर वो परेशानी हुई, जो भी हुई, दर्शन तो हुए हम लोगों को, लेकिन परेशानी तो फेस की ना। तो इसीलिए मतलब अपना फ्यूल वगैरह सब भरवाते चलिए। आप ये ना सोचिए कि नहीं अभी तो है तो अभी चलो आगे भरवा लेंगे, ये नहीं। और कैश वगैरह अपना लेके चलिए हर जगह। हालांकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं हर जगह, लेकिन कई जगह नहीं भी होती हैं, छोटी छोटी जगह, क्योंकि उत्तराखंड कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब मेट्रो सिटीज़ नहीं है वहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें मतलब ऐसे अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको छोटी सी किसी दुकान में चाय पीनी है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार नेटवर्क ही नहीं होता है, या कई कई छोटी जगह आपको होम स्टेज में रुकना है या कुछ ऐसा, तो हर जगह कैश चाहिए होता है, वहाँ पर जगह जगह कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कैश जो है ना ज़रूर से ज़रूर रखिए। अगर आपका ऑनलाइन चल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास होना चाहिए ऐसा। क्योंकि हम लोग बताया ना, ऐसा मैंने कि एटीएम में भी कैश नहीं था। आप सोचिए आप फिर कहाँ से लेकर आओगे आप। तो फिर हम लोगों ने ये कही है कि आधार कार्ड था, सब कुछ था, और ये इन्फॉर्मेशन सारी लेके जाइएगा। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग जा रहे हैं ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाइए। आधार कार्ड है, वैसे पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड ही इनफ होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर लेके जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो वहाँ किसी भी तरीके की। तो देखिए ये जो है मैंने आपके साथ शेयर किया जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। और जो भैया अस्थमा वगैरह के थोड़े जो पेशेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही जाना केदारनाथ अवॉइड करिए, है ना, क्योंकि क्या फ़ायदा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि उसकी हाइट जो है ना करीब 11,000 फीट की हाइट पे है केदारनाथ जी। तो वो जो है वहाँ पर फिर जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। और थोड़ा अपनी मेडिसिन वगैरह ज़रूर लेके जाइए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भूल गई बताना। जो ये ऑइंटमेंट्स होते हैं ना, जो जैसे ये मूव वगैरह या फास्ट रिलीफ या इस तरीके की चीज़ें ना, ये ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी ट्रैकिंग वाले रूट पे जा रहे हैं तो ये ज़रूर लेके जाइएगा। और एक अम्ब्रेला भी, अगर आप गाड़ी वाड़ी से जा रहे हैं अपनी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अम्ब्रेला भी रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और उसके अलावा खाने की चीज़ें, जैसे मैंने बताया आपको, ड्राई नाश्ता, और उसके अलावा रेन कोट, इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्म कपड़े, क्योंकि और ऐसे वैसे नहीं, अच्छे खासे गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। केदारनाथ में तो पड़ेगी, बद्रीनाथ में भी आपको पहले लगेगा कि नहीं है कुछ गर्मी मौसम ऐसा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मौसम बदलता चला जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर उसके लिए आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ ऊपर भी मौसम, फिर बद्रीनाथ पहुँचेंगे या आप गंगोत्री पहुँचिए, कहीं भी पहुँचिए, हाइट बहुत ज़्यादा है। गंगोत्री 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, केदारनाथ 11,000 पे है, और बद्रीनाथ 10,000 पे है। तो ये सब मतलब इसलिए सारी अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर आप करके चलिए। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैंने कुछ चीज़ें देखिए ये लिख कर रखी थी यहाँ पर डायरी में, तो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे लगा कि रोज़ का ब्लॉग जो होता है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके की चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस मैंने जो किए हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, है ना, वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और जहाँ तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी। और बाकी जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उनको हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। और अब आप लोग अपनी यात्रा को एंजॉय कीजिए, जो लोग भी जा रहे हैं। और जय बद्री विशाल एंड जय केदारनाथ जी की जय। और सब लोग जाइए और मज़े कीजिए। मिलेंगे हम लोग एक कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।